मैं मिलिटेंट था और मुझे मिलिटेंट बनाया गया था, वो एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। अगर इंक्वायरी होगी तो इंशाल्लाह मैं पेश होऊंगा उस इंक्वायरी में। मगर उससे पहले मैं उसको ये कहूँगा कि उसका भाई जो था वो बानहाल का पहला मिलिटेंट था और वो मोटिवेटर था और आज रिपोर्टर बन बैठा है। मैं उसे यही गुजारिश करूँगा कि मोटिवेटर था जब उसका भाई था तो वहाँ से ही जलसे निकलते थे। अब क्या हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। मुझे ज़बरदस्ती मिलिटेंट बनाया गया। अगर मैं उस वक्त मिलिटेंटों के साथ दोस्ती नहीं, मैं मिलिटेंट नहीं बना, मिलिटेंटों के साथ मैंने रिश्ते जोड़े, उनके साथ दुआ सलाम रखी, तो तब जान मेरी बची, वरना उन्हीं दिनों उन्होंने मेरा खात्मा करना था। मोटिवेटर कैसे आप एक रिपोर्टर को जो हर समय ऑन कैमरा रहता है, लोगों के सामने रहता है, इतनी एजेंसीज के निगरानी के अंदर रहता है, तो उसको आप मोटिवेटर कैसे कह सकते हो? मोटिवेटर का मतलब है कि वो लड़कों को तैयार करता था कि आप जाइए मिलिटेंट बनिए। देखो जनाब, जिस घर में मोटिवेटर होता था उसी घर का पहला मिलिटेंट उस वक्त बना है। उस घर का पहला मिलिटेंट बना है, वहाँ ही मीटिंगें होती थी। तो ये तो रिपोर्टर तो वो कल का बना है, ये तो 30 साल की बात है जो मैं कर रहा हूँ, जब वो मोटिवेटर था। अच्छा। जब शुरुआत हो गई थी। ये तो रिपोर्टर तो वो कल का बना है, और इससे पहले वो रशीद इंजीनियर का ब्लॉक सदर भी था। अच्छा। तो लिहाजा अब दूसरे को ताना देना वो बंदर वाली बात है। वो अगले बंदर को कहता है भाई तेरे पीछे लाल है, अपने लाल को वो देखता नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच अब्दुल हमीद खान साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील बानिहाल के हैं। बातचीत करेंगे। हमें सब आज से पहले भी एक बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था, जिसमें आपने काफ़ी सारे आरोप जो हैं वहाँ पे अपनी पंचायत पे लगाए थे कि वहाँ पे कामकाज जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या उसका रिएक्शन आया और आपने उसके बाद क्या कुछ किया? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और अपनी बात रखने का। आपकी इस क्या है ये, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, हद से शुक्रगुजार हूं कि मैं अपने गरीबों की बात आप तक पहुंचाने वाला हूं। और आपके ज़रिए मैंने पहले भी किया है, उसी को मैं आज रिपीट करने फिर दोबारा आया हूं। और भी चंद मसले हैं उसमें। तो रिपीट ये है कि जिस दिन मैंने इंट्रो किया तो हमारे पंच सरपंच हजरात वो सारे भड़क गए। शायद जनाब को भी उन्होंने हमारे रिपोर्टर ने फ़ोन भी किया था। तो वो भड़के और भड़कने में उन्होंने मुझे गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या किया। इवन कि सरपंच ने कहा कि आप क्या करोगे, जहाँ आपने जाना है जाओ, ये जो हमारा घोटाला का पैसा है इसका हिस्सा एलजी तक जाता है। मैं आपकी वसातत से एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, अगर ऐसी बात सही है, सरपंच का कहना दुरुस्त है तो ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारी कौन सी इतनी ताकत है कि हम एलजी साहब से मुकाबला करें। मगर मैं ज़िमनन गुजारिश करता हूं एलजी साहब से, जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख है, ज़िम्मेदार है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे चोरों का खात्मा किया जाए और इसकी इंक्वायरी जल्द अज जल्द की जाए और गरीबों को इंसाफ दिया जाए। कौन सी पंचायत है और कौन सरपंच पंच कौन कौन ये ऐसी बातें कह रहे हैं आपसे? ये पंचायत कसकूट है, तहसील बानहाल के। हमारे वार्ड नंबर 7 और 5 को इन्होंने टोटल इग्नोर कर दिया है। 10 साल से, इससे पहले भी जो सरपंच था तब से आज तक हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, मगर जो ग्राम सभा और वार्ड सभा में हम काम लिखते हैं, ये फिर सरपंच के घर में जाकर 2-4 लोग मिलकर रेजोल्यूशन डालते हैं अलग, और वो जो हम काम लिखते हैं वहाँ ग्राम सभा में, वार्ड सभा में, तो वो काम आज तक नहीं आए। जिन गरीबों को 47 से पहाड़ों से चलना पड़ता था, डलवानों से चलना पड़ता है, वो आज भी उसी तरह है। उन गरीबों को आज तक भी रास्ता नहीं मिला है। नंबर बाकी वार्ड्स में काम हो रहे हैं। बाकी वार्ड जो है 2-4 वार्ड जहाँ ये सरपंच खुद है, एक वार्ड में तो इसकी मिसेज है सरपंच, उसका नाम मुझे, ये वार्ड नंबर 2 है, और वार्ड नंबर 1 में ये खुद क्या नाम है, पंच है। और सारा काम ये सरपंच का और पंच का खुद ही निभा रहा है। ये बशीर अहमद शान इसका नाम है, जिसने ये अल्फाज कहे कि ये पैसा हमारा, इसका जो हिस्सा है एलजी तक जाता है। ये हस्बैंड है सरपंच के? ये सरपंच का हस्बैंड है और पंच है खुद। अच्छा, खुद पंच है।
खुद पंच है। आपके तो जो जिन वार्डों की आप बोल रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, क्या उन वार्डों के पंचेस जो हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं? वहाँ हमारे वार्ड नंबर 7 में एक लेडीज़ है जिसका बेटा अस्पताल में मुलाजिम है, खावंद भी अस्पताल से रिटायर है। उसने एक दो काम लाए मगर वो अपने पर्सनल काम किए। एक सहन का दीवार दिया 5-6 लाख का, और एक कहीं ज़मीन का दीवार दिया। बस ये काम उसने किए हैं इन 5 अपनी ज़मीन का। अच्छा, तो इसके अलावा कोई काम नहीं? इसी तरह इस बशीर ने अपने मकान के सामने दीवार लगाई। इसी तरह एक और पंच है, कुछ इलियास नाम है उसका कि क्या है, वार्ड नंबर 6 का है वो। उसने भी 5-6 लाख का काम पर्सनल अपने घर का किया है, महल्ले का कुछ नहीं किया है। नंबर 1, हमारे एक मस्जिद का बाथरूम बना है, 5 साल हो गए, पैसा आज तक वो बाथरूम का नहीं मिला है। कई बार हम उसको वो क्या नाम है अकाउंट नंबर भी दे चुके हैं मगर आज तक वो पैसा नहीं मिला है। 50,000 रुपये है बाथरूम के, मस्जिद शरीफ का है, वार्ड नंबर वो इसी 6 में ही आता है। 6 और 7 के दरमियान ये वार्ड आता है, नई बस्ती उसको कहते हैं। तो ये हाल है इनका। ये मिलीजुली सरकार जो है इनकी, इनके साथ कुछ रिपोर्टर भी मिले हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था। उन्होंने आपसे भी रब्ता किया था फिर फ़ोन पर, भाई ऐसे आदमी से क्यों इंटरव्यू करते हो। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पूर्व में मिलिटेंट रह चुके हैं, आपका पहले हमें वेरीफाई करना चाहिए। वो हिदायत दे रहे थे हमें कि आपका पहले वेरीफाई करना चाहिए, कहीं आपके पास कुछ है तो नहीं। आप पूर्व मिलिटेंटों का इंटरव्यू कैसे ले सकते हो, वो मीडिया के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी वसातत से उनसे गुजारिश करूंगा। मैं मिलिटेंट था और मुझे मिलिटेंट बनाया गया था, वो एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। अगर इंक्वायरी होगी तो इंशाल्लाह मैं पेश होऊंगा उस इंक्वायरी में। मगर उससे पहले मैं उसको ये कहूँगा कि उसका भाई जो था वो बानहाल का पहला मिलिटेंट था और वो मोटिवेटर था, और आज रिपोर्टर बन बैठा है। मैं उसे यही गुजारिश करूंगा कि मोटिवेटर था जब उसका भाई था तो वहाँ से ही जलसे निकलते थे। अब क्या हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। मुझे ज़बरदस्ती मिलिटेंट बनाया गया। अगर मैं उस वक्त मिलिटेंटों के साथ दोस्ती नहीं, मैं मिलिटेंट नहीं बना, मिलिटेंटों के साथ मैंने रिश्ते जोड़े, उनके साथ दुआ सलाम रखी, तो तब जान मेरी बची, वरना उन्हीं दिनों उन्होंने मेरा खात्मा करना था। मोटिवेटर कैसे आप एक रिपोर्टर को जो हर समय ऑन कैमरा रहता है, लोगों के सामने रहता है, इतनी एजेंसीज के निगरानी के अंदर रहता है, तो उसको आप मोटिवेटर कैसे कह सकते हो? मोटिवेटर का मतलब है कि वो लड़कों को तैयार करता था कि आप जाइए मिलिटेंट बनिए। देखो जनाब, जिस घर में मोटिवेटर होता था उसी घर का पहला मिलिटेंट उस वक्त बना है। उस घर का पहला मिलिटेंट बना है, वहाँ ही मीटिंगें होती थी। तो ये तो रिपोर्टर तो वो कल का बना है, ये तो 30 साल की बात है जो मैं कर रहा हूँ, जब वो मोटिवेटर था। अच्छा। जब शुरुआत हो गई थी। ये तो रिपोर्टर तो वो कल का बना है, और इससे पहले वो रशीद इंजीनियर का ब्लॉक सदर भी था। अच्छा, तो लिहाजा अब दूसरे को ताना देना वो बंदर वाली बात है। वो अगले बंदर को कहता है भाई तेरे पीछे लाल है, अपने लाल को वो देखता नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है ऐसे लोगों की ऐसी बातें करना। क्या मैं हक नहीं रखता हूँ? मैंने सरेंडर किया है, ठीक है, मैं एक गलत रास्ते पर गया था मगर मैं कानून के दायरे में आया हूँ। मैं सरपंच रहा हूँ, वहाँ आने के बाद मैंने 2008 में असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया है पार्टी लेवल पर। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। इनके लिए मुझे क्या अल्फाज बताऊं, कहाँ से लाऊं? मेरी ज़बान वो जुर्रत नहीं करेगी कि मैं ऐसे अल्फाज ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी को, लड़के के खिलाफ़ बोलूं। और मेरा रिलेटिव भी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी बच्ची है उस घर में। मुझे बड़ा अफसोस है ऐसे लोगों के साथ। सरेंडर किया, आप सही राह पे आए चले। उन लोगों ने सरेंडर किया क्या? उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असर रसूख वाले लोग हैं, उनका कुछ नहीं होता है। असर रसूख वाले लोग आज भी पॉलिसियाँ चल कर वहाँ से भी जान बचाते हैं, यहाँ से भी जान बचाते हैं। हम लोग ही घर से बेघर हो गए। मैं 12 साल माइग्रेंट भी रहा सरेंडर होने के बाद। अब मैं गया हूँ, फिर भी मैंने अपना घर छोड़ा और दूसरी जगह सिक्योरिटी जोन में घर बनाया है, वो भी कर्जा ले लेकर। अभी भी डर है कहीं वो? अभी भी डर है, रात को कोई औरतें ना आ जाए मुझे मार दे। ये हालात है वहाँ की। तो खैर मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ।
अगर वो मेरे बारे में कोई इंक्वायरी चाहता है, मेरे से कुछ उसको मिल सकता है, तो मैं खुशी खुशी उसके सामने पेश हो जाऊंगा। वो इंक्वायरी कराए मेरी, मगर मैं भी कराऊंगा उसकी इंक्वायरी, किस हद तक करूंगा वो देखा जाएगा। तो अब सवाल ये है, ये अगर मैं हक रखता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कंटेस्ट एमएलए हूँ, मैं एक सरपंच भी रहा हूँ, 2000 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा है। आपको बात रखने का पूरा हक तो अगर मुझे हक बात रखने का है, तो मेरा हक यही है कि जो पंचायत में हमारे काम आते हैं, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मैंने बारहा अफसरों से भी गुजारिश की, जब मुझे तसल्ली होगी तो अब मैंने दोबारा रिपीट इसको किया है। मैं डीसी साहब रामन के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की। बाद मिले आप डीसी साहब से? डीसी साहब से मिले, ये एप्लीकेशन मेरे सामने है। उन्होंने एडीडी साहब को मार्क किया और एडीडी साहब ने उल्टा मेरी ही क्लास लेनी शुरू की। फिर मैं थोड़ा उसके आगे डट गया, मैंने कहा सर मेरी क्लास मत ले लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है इस पर इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी की टीम बिठाइए। अगर मैं इसमें मुजरिम हूँ तो मुझे ही पकड़िए। तो वो उल्टी मेरी ही क्लास ले लेगा, यार आप भी सरपंच रहे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये मुझे बड़ा अफसोस है उस अफसर के लिए, एडीडी साहब के लिए, कि उसने मेरी ही क्लास लेनी शुरू कर दी। और उस बारे में इसी बेंच ने, बशीर शान ने कहा, और इसकी कौन मानता है उधर, इसको कौन जानता है वहाँ, क्योंकि हक बात वाले को कोई जानता नहीं है, हक बात वाले को कोई मानता नहीं है। तो मैंने डीसी साहब रामन से गुजारिश की थी, उन्होंने उनको मार्क किया। फिर उसने कहा मैं फाइलें यहाँ मंगाऊंगा, वो करूँगा। मैंने कहा जो करना है, मगर मेरी गुजारिश है कि एक टीम बनाइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, जहाँ गलत होगा गलत को ओपन कीजिए, सही होगा सही के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ है, मतलब और इसके अलावा जो बातें आपने रखी हैं उसके अलावा और क्या गलत हुआ है? अगर हम बात करें गरीबों को जो मकानात दिए जाते हैं या बाकी सारी जो स्कीम्स गरीबों के लिए आती है, उसमें कुछ गलत हुआ है क्या? देखो जनाब, जितने मकान वहाँ दिए हैं वो सिर्फ असर रसूख वाले लोगों को दिए हैं। असर रसूख क्या मतलब? पैसे वाले, ठेकेदार, मुलाजिम? कुछ ठेकेदार है, कुछ सरपंचों पंचों के रिश्तेदार है। ठीक है, अगर उनमें कोई गरीब है जो मकान का हकदार है, जिसका घर नहीं है, उसको मिले तो हमें कोई दुख नहीं है। मगर एक पंच पहले अपना ही मकान बनाएगा फिर दूसरे का देखेगा, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। उसको इसलिए गाँव वालों ने, वार्ड वालों ने पंच नहीं बनाया है। वो अपने 3 मकान बनाएगा, 4 मकान बनाएगा, फिर किसी को कहेगा अब तुम्हें भी दूंगा, और तुमसे उससे पैसे भी लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी गुजारिश है कि वहाँ पटवारियों और तहसीलदारों ने सबका, जो आजकल तहसीलदार साहब वहाँ है, वो पुंछ से हैं, कहीं रजौरी से है, इम्तियाज़ साहब, वो इसमें मुलविस नहीं है। मगर सबका पटवारियों और इन्होंने तहसीलदारों ने वहाँ कुछ ज़मीनें इंदराज की है जो कि घास चराई थी, जिसके पास ग्राउंड पर इस वक्त भी 4 कनाल है, मगर कागजों में 60 कनाल है। कागजों में 5 कनाल है तो कागजों में 40 कनाल है। बाकी ज़मीन कहाँ पे है? तो वो पता नहीं चला। उसमें तहसीलदार साहब मौके पर भी आया, अभी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब कागजों में है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। ग्राउंड पर नहीं है, वो घास चराई है। वो कितनी है, जितनी उन्होंने ही 2-4 लोगों ने दर्ज की है, वो आज तक किसी ने देखा नहीं है वो कहाँ है वो ज़मीन। इसमें तो 420 में पर्चा लगना चाहिए, धोखाधड़ी लगना चाहिए। मैं कहता हूँ तहसीलदार साहब के पास उसने ग्रीवेंस हमने की है, गाँव वाले वार्ड नंबर 7 और 5 ने ग्रीवेंस की, ग्रीवेंस से आर्डर आया, तहसीलदार साहब मौके पर गए, मगर 4-5 महीने हो गया, आज तक उसका कोई रद्द-अमल सामने नहीं आया। मैं आपकी वसातत से एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, उस ज़मीन के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। उन अफसरों को जो अगर रिटायर भी है तो उनको पकड़ा जाए, तो उनसे हिसाब लिया जाए, भाई ये ज़मीन अगर इनके नाम पर है तो ये है कहाँ, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये दर्ज क्यों की है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, वहाँ लिंक रोड एक निकला है, जिस लिंक रोड का मुआवजा भी बना, इंडेंट भी बना, मगर आज तक उन गरीबों को, बेचारों को मुआवजा नहीं मिला है। ये कस्कूट वाया हार्डवेयर, कस्कूट टुकरावा है, इसमें ज़मीनें गई है, इंडेंट बना है सबका। ये 2015 में निकला था, 2018 में इसका इंडेंट भी बना है, और आज तक वो मुआवजा नहीं मिला है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन गरीबों पर तरस खाइए, जिनकी ज़मीनें बेचारों की गई है, जिनके दरख्त, समरदार दरख्त गए हैं, बागात थे वो बागात गए हैं,
जिनसे वो अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे, उन दरख्तों का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि यहाँ सबका साथ सबका विकास कहने वाले 15-20 साल से हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो मुआवजा मिलना चाहिए। उसी में एक घोटाला और है, जो डिपार्टमेंट अपने असर रसूख वाले लोगों को जो साहिब नज़र लोग हैं उनको ठेका देकर गरीबों की ज़मीनों का कोई देख नहीं रहा है। उनकी ड्रेनें उनकी ज़मीनों में से चलते हैं, उनकी दीवारें नहीं लगी है, दीवारें उन जगहों पर लगी है जहाँ दीवारों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दीवार लगनी चाहिए थी, जहाँ खतरा था, जहाँ स्लाइड का खतरा था, वहाँ दीवारें नहीं लगी है, कोई ड्रेन नहीं बनी है, ज़मीनें बाकी भी तबाह हो रही है, जितनी बची खची है वो भी तबाह हो रही है। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, खासकर डीसी साहब रामन से भी गुजारिश करता हूं आपकी वसातत से कि उस बारे में फौरी इंक्वायरी की जाए, एक वो मुआवजा हमें दिया जाए, नंबर 2 वो जो ड्रेन उसकी है वो दुरुस्त की जाए और दीवारें दुरुस्त की जाए। तो ये जो आप इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, इस मामले में जो आरोप आप लगा रहे हैं अपनी पंचायत पे, क्या इस पे कोई कमेटी का गठन या कोई मेंबरान कोई इसमें कमेटी बनाई गई? कोई कमेटी नहीं, वही पंच सरपंच जो कमेटी है वो, मैं कहता हूँ ना कि जो वार्ड सभा में हम लिखते हैं, जो ग्राम सभा में हम लिखते हैं, वो कहीं आज तक आया नहीं। वो जाकर सरपंच के घर में 4 लोग बनते बैठते हैं, फिर कैसे किस तरह वो रेजोल्यूशन पास करते हैं ये वो जानते हैं, ये वो जवाब देंगे, वो मुझे पता नहीं। मगर जो ग्राम सभा में हम लिखते हैं, मैं 3-4 बार ग्राम सभा में गया, वार्ड सभा में गया, वहाँ काम लिखाए, वहाँ झगड़े भी हुए। भाई मैंने कहा नहीं भाई, जो डिज़र्व करता है उसको दे दो, जो डिज़र्व नहीं करता उसको दूसरे बार में रखो। मगर वहाँ वही होता है जो उनकी मर्जी चलेगी, जहाँ वो रखेंगे वही होता है, जो गरीब कहेगा उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, इसीलिए या आप आरोप लगा रहे हैं या बाकी लोग भी इतने तंग हैं कि वो भी ऑन कैमरा आके बात करें? क्योंकि जब भी आप आते हैं आप अकेले ही आते हैं, कोई वहाँ का आपकी पंचायत का कोई आपके साथ में नहीं होता है? देखो जनाब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, जब कोई टीम आएगी तो हमारे 2 वार्ड जो है जो इग्नोर किए गए हैं, वो पब्लिक सारी उस टीम के साथ साथ चलेगी। बात करने के लिए तैयार है? बात करने के लिए साथ साथ और निशानदेही करेंगे, कहाँ क्या बना है, किसने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, क्या ये डिज़र्व करता था नहीं करता था, वो साथ साथ चलेंगे और मैं उनके साथ हूँगा। और जम्मू आने की तो जिस बेचारे को जो दिन को मजदूरी करता है, रात को बच्चों को खिलाता है, वो 2000 रुपये खर्च करके यहाँ जम्मू कैसे आएगा? जम्मू नहीं आए, बानहाल में भी बहुत मीडिया है। बानहाल में हमारे मीडिया वाले पहले पैसा मांगते हैं, कहते हैं जी 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये हमने ऊपर भेजने होते हैं, 500 रुपये अपने लिए रखने होते हैं। तो उनके लिए भी मैं शेम की बात करता हूं कि वो हमारे लोकल थे, उनको इस बात का फिक्र होना चाहिए, वो खुद इसमें फिक्रमंद होने चाहिए थे। मगर अफसोस हमारे उसके बावजूद भी हम फिक्रमंद होते हैं, मगर वो इस पर रिस्पांस नहीं देते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच व सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद खान साहब, जिन्होंने ये सारे आरोप जो हैं बानिहाल पंचायत कसबूट की जो पंचायत है उन पे लगाए हैं। ये सारे आरोप इनके हैं, हमारा कोई भी आरोप नहीं है, हमारा इनके आरोपों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप पंचायत के लोग, वहाँ के लोग, जो मुकामी लोग हैं, वो भी अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी हमारे माध्यम से जो है अपनी बात रख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।